The next symmetry element today we are going to study about is reflection, operation and the symmetry plane. Previously हमने स्टडी किया था कि symmetry elements में आपके पास कुछ geometrical shapes हैं, entities हैं, जो आपके पास क्या है, line, dot, डॉट और पॉइंट, यहाँ प्लेन. ठीक है, लाइन इस्तेमाल होती है फॉर द रोटेशन पर्पस, पॉइंट इस्तेमाल होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए, प्लेन इस्तेमाल होता है टू सी द रिफ्लेक्शन. ठीक है, इट जस्ट लाइक सेम कि अगर आपके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल जस्ट टू एक्सप्लेन दैट, तो इसमें आप अगर कोई मिरर को पास करो, किसी भी प्लेन मिरर को, ठीक है, प्लेन मिरर से ये, तो आप देखोगे इसका इमेज हमें दूसरी तरफ नजर आ रहा है. ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स में जिसमें लिमिटर पास करने के बाद यू कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन द ओरिजिनल एंड द न्यू वन शेप, न्यू वन मॉलिक्यूल, तो आप उस मॉलिक्यूल को कहते हो कि इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, यानी आपके मॉलिक्यूल में आपका रिफ्लेक्शन शो हो जाए तो उसे हम कह देते हैं द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री बेसिकली एक सिमेट्री एलिमेंट है. ठीक है, आप के इस प्लेन को शो करने के लिए हम सिग्मा का वर्ड यूज करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा. ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए हम वर्ड यूज कर देते हैं मिरर प्लेन का. ठीक है, अब मिरर प्लेन आपके पास डिफरेंट ओरिएंटेशन के हिसाब से होते हैं कि आपके मॉलिक्यूल की जो ओरिएंटेशन है, वो रोटेशन है, वो किसके अलोंग है, उनकी डायरेक्शन क्या है, हम उसके अकॉर्डिंगली इसमें मिरर प्लेन को प्लेस करते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर ओरिएंटेशन, जो आपके पास जो प्लेन्स है उनकी 3 तरह की टाइप्स हैं. वर्टिकल प्लेन्स, ठीक है, वर्टिकल प्लेन के बाद आपके पास टाइप आती है हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन. देन यू हैव अनदर प्लेन टाइप व्हिच इज डायहेड्रल प्लेन. ठीक है, अब वर्टिकल प्लेन क्या है और हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट कि आपके पास रोटेशन एक्सिस वो होता है जिसके उस एक्सिस, उस लाइन के गिर्द मॉलिक्यूल रोटेट करता है. जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसके गिर्द रोटेट कर रहा है. अगर आपका मिरर जो शीशा है, जो प्लेन है, वो इसी डायरेक्शन में रख दिया जाए पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस, उस प्लेन को हम कह देते हैं वर्टिकल प्लेन. ठीक है, वो प्लेन जो अलोंग विद द एक्सिस प्लेस हो उसे कहते हैं वर्टिकल प्लेन. वो प्लेन जो आपका एक्सिस अगर ऊपर है और वो 90 के एंगल में प्लेस किया जाए तो उस प्लेन को हम कह देते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, और उसको शो किया जाता है सिग्मा एच के साथ. और किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा एच की जो तादाद है हॉरिजॉन्टल प्लेन की, वो मैक्सिमम 1 ही होती है. ठीक है, और जो वर्टिकल प्लेन्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बदल सकती है. दे मे बी 1, 2, 3, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिंसिपल एक्सिस. आपका प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल रोटेशन है CN जिसे हम कह देते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा था CN, उसमें जिसकी हाईएस्ट नंबर ऑफ रोटेशन होगी उतने नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स पॉसिबल हैं. ठीक है, लेकिन सिग्मा एच जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक ही है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें आपका रोटेशन एक्सिस अगर इस डायरेक्शन में है और हम प्लेन जो शीशा आपने पास किया वो 90 के एंगल पे करेंगे तो वो सिग्मा एच यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा. ठीक है, और अगर इसके डायरेक्शन बिल्कुल पैरेलल टू द और रोटेशन एक्सिस होगी तो उस प्लेन को हम कह देते हैं सिग्मा एच. देन आपके पास एक प्लेन आता है डाईहेड्रल. डाईहेड्रल प्लेन जो होता है ना, स्पेसिफिकली जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है, वो ऐसे एक्सिस होते हैं जिसमें आपके पास एक से ज़्यादा रोटेशन पॉसिबल होती हैं. फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा कंपाउंड है आपके पास जिसमें C3 रोटेशन भी है, मतलब एग्जांपल सारी देखेंगे, जिसमें C3 है, जिसमें C2 है. ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें C2 एक्सिस मोर देन 2 हो बट वो प्रिंसिपल ना हो. प्रिंसिपल का मतलब जैसे अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2 रोटेशन पॉसिबल है, जैसे C3 C2. C3 का मतलब है 3 रोटेशन होंगी, C2 का मतलब 2 रोटेशन वाला. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में 2 रोटेशन है तो जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ रोटेशन होगा वो होता है प्रिंसिपल. ठीक है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल रोटेशन. इस प्रिंसिपल के अलावा जो आपके पास जो भी रोटेशन होगी वो C2 जो है, अगर 2 C2 एक्सिस के दरमियान हमने कोई मिरर प्लेन पास कर दिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज द मिरर प्लेन, अगर 2 C2 के दरमियान हमने मिरर प्लेस को पास करा दिया है तो जो चीज़ आपके पास आएगी उसे हम कह देते हैं डाईहेड्रल प्लेन. उसे हम सिग्मा D से शो करते हैं. ठीक है, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा 3D के थ्रू देख लेते हैं, 3D स्ट्रक्चर के थ्रू, ताकि एलाबोरेशन आपको थोड़ा ईजी हो जाए.
और इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। तो दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, आपको इसमें हम शो कर देते हैं, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, एंड दिस इज H1 हाइड्रोजन एंड दिस इज आल्सो हाइड्रोजन, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसमें से मैंने प्लेन पास करना है, लेकिन प्लेन पास करने से पहले सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, टू रिकॉग्नाइज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और कल मैंने बताया था एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक दी थी आपको कि 360 एंगल तो टोटल होते हैं, हमने रोटेशन उतनी करानी है कि 3 दफा मॉलिक्यूल रोटेट होकर दोबारा से ओरिजिनल हालत में आ जाए। तो मैंने कहा था कि आपको जज करना हो कि इसकी हाईएस्ट रोटेशन नंबर क्या है, तो आप फौरन से देखो कि जो मॉलिक्यूल इसके साथ सेंटर के साथ 2 एटम्स अटैच हैं, तो मैंने आपसे कहा था इसको 2 पे डिवाइड कर दो तो आपको पास आंसर आ जाता है 180। इसका मतलब इसमें कौन सी रोटेशन पॉसिबल है, 180 की। और 180 का मतलब है 2 के साथ मैंने इसलिए किया था कि उतनी ही रोटेशन पॉसिबल होंगी, तो CN में C2 लिख देते हैं। अब अगर इसी चीज को हम देखें तो अब हम इसको इसमें रोटेशन एक्सिस निकालें तो वो कहाँ आता है आपके पास, दिस विल बी इन द एग्जैक्ट पोजीशन, इसकी क्या है, दिस वन। आपको पता चल रहा है कि जो मॉलिक्यूल है उसके बिल्कुल सेंटर में से गुजर के जा रहा है, आपके ऊपर नीचे नहीं है मॉलिक्यूल, बिल्कुल देखो सेंटर में से जा रहा है। दिस इज द रोटेशन एक्सिस एंड C2। अब अगर इस मॉलिक्यूल को मैं आपसे कहूँ कि रोटेट करना है, इफ यू हैव टू रोटेट इट, तो आप देखोगे मॉलिक्यूल रोटेट कैसे होता है, पोजीशन अल्टर हो गई। सपोज अगर यहाँ पे पहले H1 था, ठीक है, और यहाँ पे H2 था, ठीक है, जब मैंने इसको रोटेट किया तो रोटेशन में क्या हुआ, पोजीशन अल्टर हुई, रोटेट हुआ। इसका मतलब अब यहाँ पे क्या आ गया, इस जगह पे अब मौजूद है H2 और इस जगह पे मौजूद है अब H1। तो अभी ओरिजिनल हालत में तो नहीं आया, लेकिन अगर मैं इसे दोबारा रोटेट कराती हूँ तो आप देखोगे ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा, H1 वापस घूम के अपना इस पे आ जाएगा। तो अब रोटेशन एक्सिस से मुझे पता चल गया कि विच इज द बेसिकली C2 एक्सिस, ठीक है, वो क्या है, C2 एक्सिस, C2 एक्सिस है। अब मुझे ये बदबू देखना है, मैंने अभी ये कहा था जिसमें जितने नंबर ऑफ रोटेशन एक्सिस होते हैं, C2 है तो उसमें उतने ही मिरर प्लेन पास करते हैं, और वो कौन से मिरर प्लेन पास करते हैं, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। सबसे पहले हम वर्टिकल को देखते हैं। अब वर्टिकल को देखते हुए ये भी ध्यान रखना है कि हमने ये भी चीज देखनी है, अगर उसमें पास कर रही है चीज, शीशा पास कर रहा है, तो उसके लेफ्ट और राइट सेम चीजें मौजूद हैं तो ही उसमें वर्टिकल प्लेन होगा। अगर वो सेम चीजें लेफ्ट और राइट मौजूद नहीं है रोटेशन एक्सिस के, तो फिर उसमें वर्टिकल प्लेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो दैट इज वाई अगर आप देखो इसमें रिफ्लेक्शन ऑपरेशन लगा के देखते हैं, दिस वन, ये देखो एग्जैक्टली टू द रोटेशन ऑफ दैट एक्सिस, ये देखो आपको नजर आ रहा है ये C2 एक्सिस गुजर रहा है और उसी ही की डायरेक्शन में हमने मिरर रखा है। अब मिरर जब रखा है तो देखो उसकी फ्रंट पे और बैक पे सेम एटम मौजूद है, यानी कि वाटर है तो हाइड्रोजन, तो इसमें मिरर प्लेन पास कर सकता है, क्लियर है। तो मिरर प्लेन पास करने के लिए हमें ये भी देखना है स्पेशली वर्टिकल की कि लेफ्ट और राइट चीजें सेम मौजूद हों, यानी आपका मिरर भी इमेज नजर आ रहा है। तो ये आपके पास प्लेन हो गया। और अभी हमने कहा था कि जितने रोटेशन एक्सिस हैं उतने नंबर ऑफ वर्टिकल प्लेन्स होते हैं। इट्स अ शॉर्ट ट्रिक, कुछ एक्सेप्शन जरूर इसमें हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस यही होता है कि जितने नंबर ऑफ रोटेशन उतने वर्टिकल प्लेन्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं एक वर्टिकल प्लेन तो इस डायरेक्शन में आ गया, और अगर इसको रोटेट करेंगे तो देखो मॉलिक्यूल्स एक जैसे मौजूद है ना दोनों तरफ, तभी ये रोटेट हो रहे हैं आपस में। तो इसका मतलब इसके दोनों की तरफ में इमेजेस मौजूद हैं। ये तो हो गया एक एक्सिस। अब हम देखते हैं दूसरा मिरर प्लेन कहाँ पे इसका, क्योंकि 2 मिरर प्लेन है। अब ये देखो दिस इज, इट इज अनदर पॉसिबिलिटी, देखो एक्सिस की रोटेशन का है, ये बिल्कुल गुजर रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। और उसी ही की डायरेक्शन में वर्टिकल दो तरह से गुजर सकते हैं, एक आप इसको यहाँ से गुजार सकते थे, ठीक है, ये देखो दोनों ही प्लेन देखो कहाँ से गुजरे, ऑन द रोटेशन लाइन। कोई 90 का एंगल तो नहीं बना रहा ना रोटेशन के साथ, रोटेशन में तो नहीं बना रहा। तो जब रोटेशन के साथ नहीं बना रहा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी इस तरह प्लेन गुजरे, तो देखो आधा मॉलिक्यूल ऊपर है प्लेन के, मिरर के आधा नीचे आ गया, यानी एग्जैक्ट हाफ हो गया। तो इसका मतलब आधा मॉलिक्यूल का रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ मौजूद है। अगर एच आधा इधर है तो एच आधा उधर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ रोटेशन। तो जब हम इस तरह प्लेन पास करते हैं तो देखो पूरा एग्जैक्ट हाफ है, तो इसलिए ऊपर नीचे वो मूव नहीं कर सका क्योंकि उस मॉलिक्यूल को ही हमने आधा किया। जबकि हम इस तरह देखें दूसरा प्लेन हमारे पास इस तरह, अब आप कहोगे कि दोनों प्लेन ये दोनों आपस में 90 के, हाँ ये दोनों शीशे जो दोनों मिरर है वो 90 पे जरूर होंगे, लेकिन रोटेशन एक्सिस के साथ कोई भी 90 के एंगल पे नहीं है।
ठीक है, तो ये देखो आपके पास क्या आ गया, प्लेन सारे आ गए। ठीक है, अब आप देखो ये अगर रोटेशन एक्सिस को हम वाटर मॉलिक्यूल को देख चुके हैं, तो हम अगला देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपके पास है अमोनिया की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अमोनिया में हम देखते हैं रोटेशन एक्सिस कैसे पॉसिबल है। दिस इज द अमोनिया मॉलिक्यूल, दिस इज द नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस इज वन मोर हाइड्रोजन। सबसे पहले हम इसका रोटेशन एक्सिस निकाल लेते हैं। रोटेशन एक्सिस कहाँ पे आएगा, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द नाइट्रोजन। ये देखो बिल्कुल सेंटर में से गुजर रहा है, और इसके क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, रिमेंबर दैट, इसलिए इसका जो एंगल होता है वो आपके पास प्लेनर स्ट्रक्चर में नहीं आता, कुछ बैकवर्ड कुछ फॉरवर्ड इस तरह मौजूद होता है। इट्स नॉट अ प्लेनर टाइप स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन इज अ टेट्राहेड्रल इन शेप होता है, तो यहाँ पे आपके पास इसकी आपके पास देखो रोटेशन एक्सिस आ गया। 3 मॉलिक्यूल्स अटैच थे, C3 आ गया। C3 की रोटेशन के लिए अगर आपको एंगल नहीं पता कितने एंगल पे रोटेट करना है, तो सिंपल सी बात है, आप 360 को 3 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 120 समथिंग। तो देखो 120 पे इसको रोटेट करना है, और हमें पता 3 मॉलिक्यूल्स 120 के एंगल पे ही अटैच होते हैं। ठीक है, अब जितने नंबर ऑफ 3 हैं उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इसमें मिरर प्लेन होंगे। अब देखो इस मॉलिक्यूल में मैंने जैसे भी पहले कह दिया कि आपके पास जो है प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, लॉन पेयर मौजूद होता है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होता है। तो अगर ये प्लेनर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन एब्सेंट होगा। ठीक है, लेकिन वर्टिकल प्लेन जरूर मौजूद होगा। अब वो कैसे है, हम वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे क्योंकि 3 है तो 3 वर्टिकल प्लेन्स होंगे। सपोज आप उसको वर्टिकल प्लेन को रख सकते हो, यू कैन प्लेस वर्टिकल प्लेन लाइक दैट। एग्जैक्ट पोजीशन आप देखो कौन सी आ रही है, एक मॉलिक्यूल के अंदर से वो पास कर रहा है और 2 में से पास नहीं कर रहा। एग्जैक्ट पोजीशन देखो कैसे आ रही है, देखो उस मॉलिक्यूल को उसने हाफ किया है, बाकियों को नहीं किया। और अगर मैं यहाँ पे रोटेट करती हूँ तो देखो कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं अभी आपको पिक्चर में दिखा देती हूँ। हैंड अगर पेज पे बनाते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि अमोनिया के साथ 3 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, ये सिर्फ ये पेज पे शो करने के लिए मैंने ऐसे बनाई है, अदरवाइज इसमें लोन पेयर है, एक बैकवर्ड एक फ्रंट पे आ जाता है। ये जो हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको कह देती हूँ फिक्स कर देती हूँ। फिक्स से मुराद ये नहीं है कि हमने उसे हिलने जुलने नहीं देना, हम सिर्फ उसमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक प्लेन पास किया है जिसको मैं ब्लू लाइन से शो कर रही हूँ, दिस इज द प्लेन। अब प्लेन से क्या होगा, प्लेन तो पास कर दी हमने इसमें से, अब ये दोनों तो प्लेन में से नहीं गुजर रहे ना, तो ये दोनों का इमेज एक दूसरे में शो हो रहा है। H1 H2 H3 लिखने का मकसद ये है कि टू डिस्टिंग्विश ईच अदर के किस तरह प्लेन में फर्क आता है। जब मैं शीशा इसमें पास करूंगी तो इसका अक्स इधर आएगा, इसका रिफ्लेक्शन उधर बनेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, H3 H2, और H1 वैसे का वैसे ही वहां पे आएगा, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, अब यही चीज उसने आपको उस स्ट्रक्चर में बता दी, दिस वन। ठीक है, इसमें आपके पास आ गया। अब इसी तरह अगर मैं कहती हूँ इसमें दूसरा प्लेन पास करते हैं, अब 3 है ना, अब मैंने पहले वाला साइड पे कर दिया, दूसरा पास किया, तो देखो अब उस मॉलिक्यूल जो पहले जहां पे मौजूद था वो कहाँ था, ये इस साइड पे। अब पहले वाले को छोड़ दिया, अब हम दूसरी तरफ पास करते हैं कि देयर इज अ चांस वो हर मॉलिक्यूल को एक दफा फिक्स करके देखें और उसमें से गुजारे। अब जब इसमें से पास करेगा तो देखो ये मॉलिक्यूल फिर एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाएंगे। इंटरचेंज होंगे तो आपके पास देखो क्या बनता है, अगर हम इसे हैंड रिटन पेज पे ड्रॉ करते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे अगर मैं फिक्स कर रही हूँ, अब प्लेन में कहाँ पास करना चाह रही हूँ, आई वांट टू प्लेस इट ऑन H31। ठीक है, अब यहाँ से पास कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, हम्म, अगर आप इसमें से पास करते हो तो क्या हो जाएगा, H2 और H1 आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, ऐसे ही होगा ना। या चलो यहाँ से पास नहीं करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से पास कर लो। आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, यहाँ इसको थोड़ा सा, इसको लाइन को, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ आपका प्लेन मैंने पास करवाना है H1 की बजाय H2 से, तो मैं पास करूंगी इसको यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से। अब HC और H1 एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जब इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, N, H1 की जगह पे क्या आ जाएगा, H3, यहाँ पे आ जाएगा H1, और यहाँ पे आ जाएगा H2। H2 विल बी फिक्स्ड बिकॉज जब मिरर पास करेंगे तो वो उस मॉलिक्यूल को बिल्कुल आधा आधा कट करता हुआ जाएगा, बाकी दोनों को वो आधा आधा कट नहीं करता, वो एक दूसरे से इसलिए इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये देखो जी यहाँ पे रोटेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इसी तरह आपकी एग्जांपल है नेक्स्ट वन, कि अगर
ये प्लेन हमने यहाँ से पास किया, एक दफा यहाँ से किया, अब एक एटम बच गया, इसके अंदर से भी तो पास कर सकता है। तो ये देखो जी, हमने इसमें से पास करवाया, तो ये देखो इसकी शेप क्या आ गई, बिल्कुल एग्जैक्ट उस मॉलिक्यूल के आधा आधा गुजर गया, रोटेशन एक्सिस के बिल्कुल अलोंग है, तो वर्टिकल प्लेन है, और बाकी दोनों मॉलिक्यूल साइड में है। तो वो जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्सचेंज हो जाएंगे। तो यू कैन सी दैट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ प्लेन्स। ये देखो, इतना थोड़ा सा अजीब लगता है ना, यहाँ से देखो आपके पास हर एक लाइन में से बार बार प्लेन गुजर रहा है, इस एटम में से भी गुजरेगा, इसमें से भी गुजरेगा, इसमें से भी गुजरेगा। तो दिस इज सच एग्जांपल जिसमें आपके पास सेंटर में से गुजर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा प्लेन आ गया है, वर्टिकल प्लेन। अब हम देखते हैं ऐसे प्लेन की एग्जांपल जिसमें आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम कैसे शो कर सकते हैं, हम उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम एग्जांपल लेते हैं this one, difluorodiazine. Look at this molecule. आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल क्या है, डाइएजाइन। और डाइएजाइन जो ग्रुप है आपको पता होगा, उसमें नाइट्रोजन ग्रुप होता है, डाइजीन है, और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन और साइड पे फ्लोरीन। अब आप देखो, सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, ऐसे कंपाउंड की रोटेशन एक्सिस निकालनी। सबसे पहला काम रोटेशन निकालना। अब रोटेशन क्या होती है इसमें, रोटेशन जो मैं यहाँ पे शो करूंगी वो देखो आप, इसमें दिस वन इज द रोटेशन। अब आप देखो रोटेशन कैसे आ रही है, दिस वन। अब ये ऐसा क्यों है मॉलिक्यूल, एक्चुअल में जब मॉलिक्यूल को देखा गया तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, यू नो प्लेनर स्ट्रक्चर इन लाइन वन प्लेन। तो ये इसका रोटेशन एक्सिस है जो एग्जैक्ट इस मॉलिक्यूल के सेंटर में से गुजर रहा है। अगर मैं आपको आपकी तरफ करके दिखाऊंगी, दिस वन लाइन, ठीक है, तो एग्जैक्ट ये इसमें से गुजर रहा है। क्लियर। तो C2 एक्सिस है, क्यों C2 है, क्योंकि जब हम इसे रोटेट करते हैं ना, तो 180 पे जब ये रोटेट होता है मॉलिक्यूल, तो दोबारा से वही शक्ल आ जाती है जो इसकी होती है। तो C2 इसका रोटेशन एक्सिस हो गया। अब वो कहता है, अब सबसे पहले हम अगर किसी भी कंपाउंड को पकड़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें उसमें देखते हुए जाते हैं। हम सबसे पहले पहला सिमेट्री एलिमेंट लगा के रोटेशन देखते हैं। अब रोटेशन अगर मौजूद है तो हम देखेंगे इसमें नंबर ऑफ प्लेन्स जो पास करने चाहिए वर्टिकल, वो कितने होने चाहिए, 2। लेकिन मैंने आपसे कहा था वर्टिकल प्लेन के लिए ये भी जरूरी है, अगर आप गौर करो, अगर मैं इसमें से कोई मिरर पास कराती हूँ, इफ एनी मिरर आई वांट टू पास इट, और मिरर जो पास करवाऊंगी उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ दैट मिरर विल बी जस्ट लाइक अलोंग दिस। तो आप देखो, अगर इसमें से पास ऑन करता हुआ जा रहा है, कोई मिरर पास करेगा बिल्कुल एग्जैक्ट इसमें से, तो देखो इसकी जो यहाँ चीज मौजूद है, यहाँ वाले में तो मिसिंग है, यहाँ मौजूद है तो यहाँ मिसिंग है, तो इसका रिफ्लेक्शन तो मुझे नजर नहीं आ रहा ना उस मॉलिक्यूल का। तो जब नजर ही नहीं आ रहा तो इसका मतलब वर्टिकल प्लेन्स आर एब्सेंट इन सच केसेस। जब वर्टिकल प्लेन ही नहीं है तो फिर हम वर्टिकल प्लेन ड्रॉ भी नहीं करेंगे। तो हम इस चीज को भी देख लेते हैं। अच्छा, अब हम बात करें वर्टिकल प्लेन नहीं है तो क्या इसमें दूसरा कोई प्लेन मौजूद है हॉरिजॉन्टल टाइप, तो उसे हम सिग्मा एच के रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो देखो रिफ्लेक्शन मौजूद है क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर है, और हमें ये भी पता है अगर स्ट्रक्चर प्लेनर हो और रोटेशन एक्सिस के 90 के एंगल पे आपके पास कोई प्लेनर मौजूद है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, दिस विल टर्म एज सिग्मा एच, यानी आपके पास क्या है, प्लेनर हॉरिजॉन्टल प्लेन सिमेट्री। एग्जैक्ट मॉलिक्यूल को इसने आधा किया है और 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। अब हम देख लेते हैं एक डाईहेड्रल एंगल की एग्जांपल। ठीक है, किसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम, डाईहेड्रल एग्जांपल देख लेते हैं। लुक एट दिस मॉलिक्यूल। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है जो है एलीन। ठीक है, एलीन में कार्बन मौजूद होते हैं और हर कार्बन में डबल बॉन्ड मौजूद होता है, बाकी सब में एच आ गया। अगर इसकी हम रोटेशन देखें तो इसमें काफ़ी सारी रोटेशन पॉसिबल है, जिसमें है S4 रोटेशन। अब S4 रोटेशन कैसे पॉसिबल है, लुक एट दिस पॉइंट। ये देखो जी S4 कैसे आती है, सॉरी आपका C2 रोटेशन है, हम C2 रोटेशन देख लेते हैं। दिस वन इज C2 रोटेशन, दिस वन, ये देखो C2 मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट सेंटर में से लाइन पास करती हुई जा रही है। ठीक है, अब जब C2 रोटेशन इसमें है तो इसमें पॉसिबल है, हो सकता है C2 रोटेशन इसमें हाफ करना है ना मॉलिक्यूल को। C2 का मतलब होता है मॉलिक्यूल का ऐसे अदा करो कि वो आपके पास एग्जैक्टली ऊपर नीचे मुड़े तो वापस वही चीज आ जाए। एक C2 यहाँ से पास हो सकता है, एक C2 ये भी है। ठीक है, एक C2 यहाँ से भी पास हो सकता है। ये देखो आपके पास C2 एक्सिस कितने आ गए,
एक C2 का जब हम पास करते हैं तो ये भी है, ये देखो। अगर मॉलिक्यूल का सेंटर में से गुजार दें तो अभी तो मॉलिक्यूल आधा आधा हो गया ना, देखो मॉलिक्यूल हाफ हाफ है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है हम नीचे से भी गुजार सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आधा आधा हो जाएगा। तो देखो मॉलिक्यूल में C2 के एंगल कितने आ गए, दो तो यहीं पे आ गए, एक इस तरफ से गुजर जाए, एक हॉरिजॉन्टल गुजर जाए, और एक आपके पास आ गया नीचे से, यानी कि 3C2 एक्सिस। अगर इन C2 एक्सिस के दरमियान हम गौर करें, इन C2 एक्सिस के दरमियान अगर हम कोई प्लेन रख देते हैं, ये देखो, ये देखो हम C2 एक्सिस, ये देखो दो C2 एक्सिस के दरमियान अगर मिरर को हम रखें तो आप देखो मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट्स एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं। ये दोनों खाली है ना, अटैच नहीं है, तो ये रोटेट हो गए, जो फिक्स हो गए तो फिक्स हो गए। तो जब दो C2 एक्सिस के दरमियान प्लेन आ जाए तो उसको हम क्या देते हैं, डाईहेड्रल एंगल। ये देखो दो C2 के दरमियान, किसी भी दो C2 के दरमियान हम पास करवा दें तो इट विल टर्म एज डाईहेड्रल एंगल। तो डाईहेड्रल को शो करते हैं सिग्मा डी से, ठीक है। और इसकी अगर एग्जांपल हमने और कोई देखनी हो तो हम देख सकते हैं साइक्लोटेट्राइन, ठीक है, दिस इज द साइक्लोटेट्राइन मॉलिक्यूल। साइक्लोटेट्राइन मॉलिक्यूल है, आप अगर इसकी C2 रोटेशन निकालना चाहो तो यू कैन कैलकुलेट इट एज, ये जी मॉलिक्यूल को अगर हम इस तरह पर गुजारें तो ये मॉलिक्यूल एग्जैक्ट एक दूसरे का आधा हो जाएगा, बिल्कुल देखो सेंटर में पॉइंट मौजूद है। और अगर इसको हम रोटेट कराते हैं तो मॉलिक्यूल बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ होगा। इसके अलावा भी C2 एक्सिस और भी पॉसिबल है, C2 जिसमें आप देख सकते हो मॉलिक्यूल को आधा करने के लिए हम और भी तो तरीका लगा सकते हैं, यहाँ से भी लाइन एक पास कर सकते हैं, होगा तो मॉलिक्यूल आधा ही ना। तो देयर इज नंबर ऑफ C2 एक्सिस प्रेजेंट। तो अगर उनके दरमियान C2 एक्सिस मौजूद हैं और उसमें हम आपको शो करवा रहे हैं डाईहेड्रल एंगल किसी भी दो के दरमियान, किसी भी दो C2 एक्सिस के दरमियान, तो उसको हम क्या कह देते हैं, वी विल टर्म इट एज that these are dihedral angle। किसी भी C2 रोटेशन में, किसी भी दो C2 रोटेशन में आपके पास जब भी कोई प्लेनर स्ट्रक्चर आता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, we will term it as, ये देखो दोबारा देख लो, ये एक C2 एक्सिस है जो मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट इधर पास कर रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ, जिसको आप अगर देखो तो आपको लगेगा दूर से कि एक डॉट से ही हमने शो कर दिया उसको बस, ठीक है। और अगर दूसरा C2 एक्सिस लेना हो तो हम इसको देखेंगे यहाँ से पास कर रहे हैं ऑपोजिट साइड्स। तो दो C2 के अगर दरमियान हमने एंगल रख दिया है, तो ये देखो दो C2 एक्सिस के दरमियान अगर एंगल रख दिया है तो यू विल टर्म दिस एज सिग्मा डी। और इसी तरह आपके पास आपकी बुक में शो किए गए हैं यही मॉलिक्यूल के एग्जांपल। एग्जांपल देख लो आप, दिस वन आपको वाटर के मॉलिक्यूल की दी गई है। वाटर मॉलिक्यूल को हम कैसे शो करते हैं, सिग्मा वी डैश, आप प्राइम लगा के सिग्मा वी वन करके भी शो कर सकते हो। वर्टिकल प्लेन पानी के शो किए गए हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेनर स्ट्रक्चर है किसी के मॉलिक्यूल का तो उसमें सिग्मा एच होता है। और अगर मोर देन एक्सिस है C2, मोर देन वन या टू एक्सिस C2 मौजूद है तो उनके दरमियान अगर शीशे को रखते हैं तो वी विल टर्म इट एज सिग्मा एच, सिग्मा डी, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक ऑपरेशन आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें कुछ भी हम कर लें तो वो मॉलिक्यूल रोटेट होकर हमें वापस वही मिल जाए, तो उसे हम कह देते हैं आइडेंटिटी ऑपरेशन। और आइडेंटिटी हर एक में लाजमी होना होता है, बजाय चाहे उसमें बाकी कोई सिमेट्री एलिमेंट हो या ना हो, आइडेंटिटी तो मस्ट होती है। और आइडेंटिटी को हम शो करते हैं ई से। और अगर हमने इसे शो करना हो मॉलिक्यूल को, वो कहता है कि 360 पे चाहे हम जितना मर्जी मॉलिक्यूल को रोटेट करें 360 तक मैक्सिमम, तो मॉलिक्यूल्स अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास है हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन H2, और अगर हम इसको रोटेट करवाते हैं, मुझे पता है ये रोटेशन होगी C2 एक्सिस पे, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ऑक्सीजन H2 इधर आ जाएगा रोटेट कराने से, और H1 इधर आ जाएगा। तो क्या आपको लगता है ये बिल्कुल पहले जैसा हो गया है? नहीं, मैंने तो उसको ओरिएंटेशन दिया ना 1 और 2, असल में तो हाइड्रोजन ही है, तो मैंने तो फर्क करने के लिए दिया। तो जब मैं इसे एक बार रोटेट कराती हूँ 180 के थ्रू तो मेरी चीज़ें वापस नहीं आती। अगर मैं चाहती हूँ कि दोबारा ओरिजिनल हालत में आ जाए तो वो क्या करेगा, अपने आप को फिर से रोटेट कराएगा। जब वो फिर से रोटेट कराएगा, एक दफ़ा 180 पहले था, फिर 180 प्लस 180 कितना हो गया
360। तो जब 360 पर रोटेशन होता है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी असल हालत में वापस आ, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 360 पॉसिबल होते हैं। और ऐसे तमाम मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद भी होते हैं जिसमें हम आइडेंटिटी को अटेन कर लेते हैं, ठीक है। और हमारा मकसद इस सिमेट्री का यही होता है कि मॉलिक्यूल दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाए, ताकि हम उसमें फ़र्क ही ना कर पाएँ कि पहले क्या था बाद में क्या था। ऐसे सब मॉलिक्यूल्स में आइडेंटिटी मस्ट होती है, अगर चाहे उसमें कोई और सिमेट्री एलिमेंट हो या ना हो। अगर उसमें कोई और सिमेट्री एलिमेंट ना हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम एसिमेट्रिक कहते हैं। और एज एन ऑपरेशन आइडेंटिटी डज नथिंग टू द मॉलिक्यूल। अगर हम कोई काम देखें तो आइडेंटिटी कोई भी काम खुद उस पर नहीं करता है, हर ऑब्जेक्ट में आइडेंटिटी होती ही होती है। और जिस मॉलिक्यूल में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, कोई सिमेट्री ऑपरेशन नहीं होगा, तो उसे हम एसिमेट्रिक कहते हैं।